नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल फिलहाल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हम लोग टेस्ट पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में दृष्टि द विजन दृष्टि है, इसका टेस्ट हम लोग देख रहे थे। और पिछला दिन जो है टेस्ट नंबर हम लोग 13 जो है देखे थे, और 13 टेस्ट नंबर जो था आपका, चूंकि आपको पता है प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होता है, एक समान अध्ययन फर्स्ट और एक समान अध्ययन सेकेंड, यानी सीसेट जिसको बोलते हैं। सीसेट का पेपर पिछला हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हम लोग इसका टेस्ट नंबर 14, और ये आपका GS1 का है, और ये बिल्कुल आपका फुल लेंथ का टेस्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए आज आपका एग्जाम हो जाता, तो आप कितना प्रिपेयर रहते, कितना अंक सही कर पाते। तो आप लोग सारे लोग ईमानदारी पूर्वक एक एक प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अभी चूंकि मैं बता ही चुका हूँ कि मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको अभी ऑफलाइन वीडियो मिल रहा है। आगे चल के जो है आगामी समय में आपको लाइव वीडियो मिलते रहेगा, जैसे आप लोग को मिलते रहा है। चलिए इसके एक एक प्रश्न को देखते हैं और आप लोग आंसर देने का जो है प्रयत्न करें। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। बाकी पुराना टेस्ट जो देखना चाहते हो देख ले। यूट्यूब पे आपको समय समय पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, आपको टेस्ट प्रैक्टिस के लिए खुद से भी दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो हस्ताक्षरित संधि है, उसी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को दिया गया। ठीक है, आप सभी को पता है युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर से। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसमें जीतते हैं, इसके बाद संधि होता है। संधि के तहत जो उनको कौन कौन सा प्रदेश मिलता है। आराकोशिया, कैडोशिया, पारा जो है, रामा सादे। तो जो आंसर इसका सही क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी ही करेक्ट बन जाएगा। तीनों का तीनों सही है। समझौते में सेल्यूकस के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें आराकोशिया, आराकोसिया जो आपका ये क्षेत्र था दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान का कंधार वाला क्षेत्र था। कैंड्रोसिया जो दक्षिणी बलूचिस्तान था। पारो जो है पमीसादे, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य का क्षेत्र था। ये सब जो है क्षेत्र देखे तो मौर्य साम्राज्य को मिल गया। और इसके बदले चंद्रगुप्त क्या करते हैं, तो सेल्यूकस को 500 युद्ध जो है हाथी उपहार में देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं तो यूनानी और भारतीय के बीच अंतर्विवाह संबंध भी यहाँ पे स्थापित जो है होते हैं। ये सब कहानी रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा जो है कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के 7 घटक, यानी जो सप्तांग है, इसमें से एक नहीं है, बताइए। अच्छे प्रश्न का कलेक्शन रखा गया है। और आपको पता है कि कौटिल्य के द्वारा ही अर्थशास्त्र जो है उसकी रचना की गई। दक्षिण एशिया की बात करें तो एक पुराने ग्रंथ में से एक माना जाता है, जहाँ पे कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में तो जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। राज्य का एक व्यापक सिद्धांत का उल्लेख इसमें किया गया था अर्थशास्त्र में, भले नाम इसका है, और इसी में एक सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, और इसमें राज्य के जो 7 आवश्यक और परस्पर संबंधित तत्व हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो सप्तांग में जो है बिल्कुल स्वामी को शामिल रखा गया था। स्वामी, इसके अलावा वैद, कोश और मित्र है। बताइए कौन सा आंसर बनेगा, कौन शामिल नहीं था। इसमें देखिए वैद को शामिल नहीं रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। देखिए स्वामी यानी राजा खुद होते थे, एक अमात्य होते थे यानी मंत्री। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जनपद क्षेत्र और उनके निवासी दुर्ग होता था, कोष होता था, दंड होता था, और मित्र होते थे यानी सहयोगी होते थे। ठीक है, तो 3 तो यहीं पे नाम है। इसके अलावा और क्या क्या याद रख सकते हैं, एक अमात्य आपका, ठीक है, अमात्य, जनपद, ठीक है, दुर्ग और दंड। ठीक है, तो 4 ये हो गए, और ये 3, 7 टोटल, यही सप्तांग सिद्धांत में सातों को शामिल किया जाता था। मौर्य काल के दौरान जो है निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी जिला प्रशासन का समग्र प्रभारी था। जिला प्रशासन का समग्र, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। देखिए मौर्य प्रशासन में आपको पता ही है कि जिला स्तर पे जो अधिकारी थे, प्रादेशिक उनको बोलते थे, युक्त भी थे, रज्जुक भी थे। ठीक है, प्रादेशिक क्या था, जिले का समग्र जो है प्रभार इसी को था, प्रादेशिक को। युक्त एक जो है कनिष्ठ अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, रज्जुक को भी बहुत सारे अधिकार वगैरह दिए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुमित्र शुंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें सही है। देखिए लिख रहा है कि वह यौनों के साथ अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। उसने अपने शासनकाल के दौरान अश्वमेध यज्ञ किया था। बताइए कौन सा करेक्ट होगा।
अभी देखिए हिस्ट्री का प्रश्न हम लोग देखे हैं, कुछ देर बाद आपको सब्जेक्ट चेंज होगा। यवनों के साथ संघर्ष के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। शासनकाल के दौरान अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। ठीक है, आखिरी मौर्य वंश के शासक हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उन्हीं का हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का जो है स्थापना किया जाता है। ठीक है, लगभग 112 वर्ष जो है शुंग वंश जो है शासन करता है। और इसके बारे में देखेंगे तो बाण भट्ट, हर्षचरित्र दोनों में मिलता भी है जानकारी। पुष्यमित्र के द्वारा ही 36 वर्ष तक शासन वगैरह किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें अग्निमित्र, बासुमित्र, बहुत सारे शासक वगैरह हैं। कुल 10 जो है शुंग शासक हैं। ठीक है, शुंग के बाद जो है आप देखेंगे तो कन्नौ आते हैं। ठीक है, चलिए, शुंग के समय ही एक प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखेंगे। यवनों के साथ तो संघर्ष हुआ ही। पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो शुंग काल में यूनानी आक्रमण भी हुए थे। ठीक है, ये एविडेंस वगैरह भी वहीं पे आपको दिया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है कुषाण शासकों ने ग्रहण की थी? ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा कौन सा उपाधि जो है ग्रहण किया गया था? देवपुत्र बिल्कुल सही है। सोटर, कैसर, चक्रवर्ती सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, और कुषाण साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो अधिकतर जो विस्तार हुआ था इसके समय आप सभी को ज्ञात ही होगा, कनिष्क प्रथम के समय। ठीक है, कनिष्क प्रथम के द्वारा शक सवत भी चलाया गया था। ठीक है, और ये कब चलाया गया था? आपको 78 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पे तो ऑप्शन अपना जो है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से पतन जो है प्राचीन काल में भारत के पश्चिमी तट पे अवस्थित थे? कहाँ पे लिख रहा है जो पतन है, किस तट पे? तो पश्चिमी तट पे कौन कौन अवस्थित है ये आपको बताना है। देखिए, भरूच था। ठीक है, पश्चिमी तट तो यही वाला हिस्सा हो गया। भरूच हो गया, कल्याण, चौल, अरिका, मेडू नहीं बनेगा। ठीक है, ये पुडुचेरी के आसपास, दक्षिणी पूर्वी तट के आसपास है, तो यही नहीं बनेगा। तो ऑप्शन अपना 1, 2 और 4। सतवाहन वंश के बारे में पूछा है, बताइए कौन सा कथन सही है। सतवाहन वंशों को आंध्र भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार सीमुक इस वंश का संस्थापक था, तो कोई डाउट तो नहीं है। आंध्र शतवाहन भी बोलते थे, आंध्र भी बोलते थे, सीमुक ही संस्थापक था। दोनों का दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8। दक्षिणापथ के राजाओं के विरुद्ध समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन किस अभिलेख में हुआ है? ठीक है, मेहरौली है, इलाहाबाद है, नासिक है, भीतरी है। ये क्या हो जाएगा? इलाहाबाद ही। ठीक है, दरबारी कवि थे हरिसेन, और इन्हीं के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है, में उनका जो है दक्षिणी अभियान का विवरण वगैरह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। समुद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके और उसके राज्य का अधिग्रहण कर लिया। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वही गुप्त वंश के स्वतंत्र शासक हुए, और वही जो है महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए थे। तो पहला शासक तो महाराजा धीराज वाले चंद्रगुप्त जो है प्रथम हो गए थे, ये तो गलत हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी केवल और केवल 2। मोहम्मद गोरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस क्षेत्र पे शासन किया था? गजनी, हांसी, मुल्तान या लाहौर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। तो देखिए, इतिहास का वेटेज तो होता ही है, चाहे बिहार में आप एग्जाम लिख रहे हैं, यूपी में,
या इंडिया स्तर पे। एकता प्रणाली के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है इसमें कितना स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट है। लिख रहा है, एकता के धारक को मुक्ति बोला जाता था। मुक्ति राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य भी करता था। बिल्कुल जो है दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकता राज्य का जो अधिकारी या कुलीन प्रशासक था, सैन्य सेवा के बदले क्षेत्रीय अनुदान था एकता। और मुक्ति जो है इस एकता का धारक होता था और इसका काम क्या होता था, राजस्व संग्रह, सैनिकों का रख रखाव, ये सब काम वगैरह होता था। कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। खराज युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां हिस्सा था। खुम्स एक भूमि कर था। बताइए बताइए आप, खुम्स क्या था? तो खुम्स युद्ध के दौरान जो खजाना पाया गया, लूटा हुआ धन था, उसी को खुम्स बोलते थे। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। और इसी का 5वां हिस्सा राज्य को मिलता था। क्लियर है। खराज क्या था? एक प्रकार का लूट का धन नहीं, एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है। जो प्रारंभ में मुस्लिम व्यक्तियों से नहीं लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे राज्य के राजस्व की आवश्यकता बढ़ा तो मुस्लिम व्यक्तियों को भी छूट देना जो है बंद किया गया। ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों का दोनों ऑप्शन गलती है। ऑप्शन नंबर डी, बहमनी साम्राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइए। निजाम शाही अहमदनगर। ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर के। ठीक है, ये तो सही है। आदिल शाही जो है बीजापुर के। इमाद शाही बरार के। गोलकुंडा बरीद शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, यही आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। आपको पता है कि कृष्णदेव राय जो 1509 से 29 तक विजयनगर साम्राज्य के जो महान शासक रहे थे, उनके दौरान जो है बहमनी साम्राज्य का पतन के कारण 5 स्वतंत्र जो है राज्य का उदय हो गया। और याद रखेंगे पांचों का नाम, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही, बीदर का फरीद शाही और बरार का इमाद शाही। अगला देखिए, फर्नुओ जो है नूनविज और डोमिंगो पेस के क्रमशः किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? कृष्ण देव राय और अच्युत राय, अच्युत राय और कृष्ण जो है देव राय। डोमिंगो पेस पता ही है, ये पुर्तगाली यात्री था। और बिल्कुल अच्युत राय और कृष्णदेव राय के समय है। कृष्णदेव राय का कार्यकाल अभी आपको बताया ही, 1509 से लेके 29 तक। ठीक है। एक था आपका फार्नियो नूनिज, वो चित्राओं के समय आया था फार्नियो नूनिज। ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही बनता है। अगला देखिए, अकबर के 1 मिनट। अकबर के जो है प्रारंभिक शासनकाल में बैरम खान जो है किस पद पे थे? प्रारंभिक शासनकाल में आपको पता ही है कि हुमायूं की मृत्यु होती है, उसके बाद अकबर जो है अल्प वयस्क में ही उसको जो है शासक बना दिया जाता है। और उस समय बैरम खां को क्या दिया गया था? वकील उस सल्तनत यानी रीजेंट का पद दिया गया था। युवा सम्राट के मुख्य सलाहकार संरक्षक के रूप में वो कार्य करते थे। ठीक है। बाद में खैर उनको हटा दिया गया था पद से। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए एनिसेंट का प्रश्न देखिए, हम लोग मेडाइबल का देख रहे हैं, अब मॉडर्न का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मुगल भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही कथन आपको ढूंढना है। देखिए लिखा गया है कि खालसा भूमि में करोड़ी को प्रत्यक्ष प्रभार के रूप में रखा गया था। ठीक है। बताइए पहला सही है क्या? दूसरा, करोड़ी जो है फसल कटाई के दौरान अन्न के दामों की निगरानी करता था और इसका सूचना केंद्रीय प्रशासन को देता था। बताइए कौन सा सही होगा? देखिए करोड़ी जो है फसल कटाई के समय स्थानीय बाजार में अन्न की कीमतों की निगरानी रखते थे करोड़ी। केंद्रीय प्रशासन में इनकी जानकारी जो है देते थे ये लोग। फसल के पैदावार और कीमतों को मौसमी उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 5 वर्ष की अवधि में संकलित वगैरह की जाती थी। पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। लिखा गया कि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु इस किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हो गई। शेरशाह सूरी का मृत्यु जो है 1545 में होता है और किस किले में? तो कलिंजर, कलिंजर किले में ही घेराबंदी करते समय बुंदेलखंड में कलिंजर है, बारूद में आकस्मिक विस्फोट हो गया और उनका
मृत्यु हो जाता है। अकबर के प्रथम जो है दक्कन अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अकबर के प्रथम दक्कन अभियान का नेतृत्व 1590 के बाद देखेंगे तो दक्षिणी राज्यों पर मुगल नियंत्रण के लिए एक दक्कन नीति तैयार किया गया। उसी के तहत जो है 1591 में दक्कन के शासकों को मुगल जो है संप्रभुता स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। बहुत सारे लोग अस्वीकार भी कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, आपको अस्वीकार करेंगे तो सैन्य हमला होगा, दक्कन अभियान किया जाएगा। ऐसे में अब्दुल रहीम खान खाना 1595 में राजकुमार मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अहमदनगर के विरुद्ध पहला अभियान शुरू किया गया था। कब? 1595 में। क्योंकि अहमदनगर के शासक उस समय चांद बीबी के द्वारा जो है बहादुरी से प्रतिरोध भी किया गया था, लेकिन युद्ध में उनको जो है मुगलों का सामना करना पड़ा था, तो इतना आसान तो था नहीं उनके लिए। खैर अगला देखिए, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन गांवों की जमींदारी अधिकारियों का क्रय किया? सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुरी। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अपना क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, 1698 में सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुरी का जमींदारी अधिकार प्राप्त किया। बाद में इन्हीं को मिल के आपको पता है कि कलकत्ता बनाया गया। कोया विद्रोह के संबंध में बताइए कितना कथन सही है? आंसर कीजिए आप लोग। विद्रोह का नेतृत्व जो है तोमा डोरा ने किया। यह विद्रोह वर्तमान आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र तक सीमित था। कोया विद्रोह 1879 से 80 के समय देखने को मिला था। बिल्कुल, विद्रोह का नेतृत्व जो है तोमा डोरा के द्वारा ही, ठीक है, 1879 से 80 के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से शुरू तो हुआ, लेकिन उड़ीसा के जो है कोरापुट जिले के जो है मलकानागिरी क्षेत्र के हिस्से में भी फैल गया था। ठीक है, ऐसे में ये लिख रहा है कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र तक ही सीमित था, तो ये गलत हो जाएगा, तो उड़ीसा तक फैल गया था। तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही माना जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 21। राजा राम मोहन राय के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन यहाँ पे बताना है। देखिए क्या लिखा गया है। 1814 में कलकत्ता आगमन के बाद उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। बात तो सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा बनाया गया था। स्थानीय भाषा में उनके लेखन और अनुवादों ने बंगाली भाषा के विकास में मदद भी की। दोनों का दोनों करेक्ट है। और राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे तो सामाजिक और धार्मिक बुराई विशेषकर मूर्ति पूजा का कड़ी आलोचना किए, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देने का बात किए। ठीक है, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ब्राह्मण पुजारियों के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ के सही अर्थ छुपाकर जो अंधविश्वास आडंबर ला दिया गया था, उसको समाप्त करने में और उन आडंबरों को समाप्त करने में काफ़ी जो है इनका अहम भूमिका रहा था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया बताइए? 93, 95, 97, 1901। तो क्या हो जाएगा? 97 ही। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा सामाजिक सेवा और मानवीय जो है कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है मिशन लाया गया। संपूर्ण भारत में स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, पुस्तकालय के अंतर्गत जो है बनाए गए। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से कब की थी? ठीक है, 26 जनवरी 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 अक्टूबर 1930 या 12 मार्च 1930। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 मार्च 1930। सभी को पता ही है कि 12 मार्च 1930 से 80 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे गांधी जी। ठीक है, 241 मील का यात्रा करने के बाद 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है पहुंचते हैं दांडी, और वहीं पे जो है प्राकृतिक नमक एकत्र करके और नमक बनाने वाला जो समुद्री जल को उबाल के प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है इस आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष में फैलता है। विलियम बेंटिंग का जो न्यायिक सुधार था, इसी के संबंध में बताना है कौन सा सही है। उन्होंने ऊपरी प्रांतों के लिए, जो ऑप्शन आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, अभी ऑप्शन दिख रहा होगा, ऊपरी प्रांतों के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत जो है अदालत की स्थापना की थी। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान फारसी भाषा ले लिया था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही हो जाएगा। फारसी के स्थान पे अंग्रेजी को
न्यायालयों का आधिकारिक भाषा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही उल्टा लिख दिया गया है। 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसी के बारे में पूछा गया कि कितना स्टेटमेंट सही है बताइए। लिखा गया कि क्षेत्रीय नियंत्रण और राजस्व संग्रह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए 20 वर्षीय पट्टे का नवीनीकरण जो है किया गया। सही है। चीन के साथ व्यापार और चाय के कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया 1833 में। 1813 में देखा जाए इन लोगों को छूट दिया गया था, लेकिन 1833 में बिल्कुल एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन दोनों सही है। ये सब अधिनियम आप लोगों को पढ़ाया गया है, और इसी अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल भी आपको बनते हैं। अगला प्रश्न, अभी देखिए इतिहास का ही प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, और इतिहास तो पूछा ही जाता है, 20, 25, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? 1919 वाला अमृतसर का अधिवेशन, 20 वाला नागपुर, 22 वाला गया, या 23 वाला दिल्ली? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही हो जाएगा, 22 वाला गया अधिवेशन। अध्यक्षता किसके पास था? सी आर दास के पास था। असहयोग आंदोलन को स्थगित होने के बाद अपनाए जाने पे कांग्रेस के भीतर जो है मतभेद वगैरह होता है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू अलग होकर 1923 में क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी। अब देखिए यहाँ से आपको प्रश्न जो है ज्योग्राफी, भूगोल का प्रश्न शुरू हो गया। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कितना कथन इसमें सही है। लिखा गया कि भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय प्रसार 29 से 30 डिग्री तक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक या अमृतर के रूप में चुना गया है। देखिए देशांतरीय विस्तार लिखा है, देशांतरीय और अक्षांशीय प्रसार लगभग 29-30 डिग्री के आसपास है। तो देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार आप सभी को ज्ञात ही है, भारत जो है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 33 डिग्री 6 मिनट तक है। एप्रॉक्स देखेंगे 29-3 का डिफरेंस आ ही जाएगा। वहीं पे देशांतर देखेंगे, देशांतर आपको पता है 68-7 से लेके और 97-25 तक है। तो 29 का डिफरेंस यहाँ पर लगभग बनेगा, यहाँ पे लगभग लगभग 30 का डिफरेंस बन रहा है। दोनों ऑप्शन सही है, और ये भारत का मानक समय रेखा 82.5 है भी, कोई डाउट है नहीं। और मानक समय रेखा आपको पता है 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 1 डिग्री जो है लगभग 4 मिनट के बराबर होता है। अगला देखिए, भारत के साथ साझा किए जाने वाले स्थल सीमा की लंबाई के आधार पर पड़ोसी देशों को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, किस में सजाना है आपको? देखें आप बॉर्डर शेयर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सजाना है। देखते हैं हम लोग क्या आंसर आपका बन जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको बांग्लादेश से ही बाउंड्री शेयर करता है भारत, लगभग कितना 4096 किलोमीटर। ठीक। इसके बाद दूसरे स्थान पे चीन है, चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर। इसके बाद इस ऑप्शन में तीसरे स्थान पे यहाँ पे 3323 किलोमीटर आपका जो है पाकिस्तान, और इसके बाद नेपाल तो लगभग जो है 1751 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, 2, 4, 1 और 3। भारत के पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदुओं को क्रमशः कौन सा स्थान दर्शाते हैं? पश्चिमतम और पूर्वोत्तम। अच्छा, सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर होता है? अफगानिस्तान के साथ, आप सभी को ज्ञात ही है। मैं याद दिला देता हूँ, मात्र 106 किलोमीटर के आसपास। इससे थोड़ा सा अधिक जो है भूटान के साथ है। ठीक है, भूटान के साथ शायद 700 के आसपास है, 699 ही है। म्यांमार के साथ देखेंगे तो 16 से 43 है। ठीक है, इसके बाद तो सीरीज आप लोग देख ही लिए, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदु का नाम क्या दिया गया था? सब आपको मैं इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ाया था सभी एक एक पॉइंट बताया गया था। ग्वार माता या गौर माता, और पूर्वोत्तम जो है कीबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाना है, बताइए। भांगर, भाबर, डेल्टा, तराई। भाबर हो गया, तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र, और चूंकि देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल दिया था उत्तर से दक्षिण, यानी आपको नॉर्थ से साउथ आना है। ये मान लीजिए हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, तो इससे पहले सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले भाबर क्षेत्र ही आएगा। भाबर के बाद देखेंगे तो तराई। ठीक है, तराई के बाद जो है भांगर, भांगर के बाद डेल्टा तो कहाँ बनता है? जहाँ नदियाँ अपना जो है
पानी समुद्र को देती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज थोड़ा मौसम जो है काफ़ी खराब है। ठीक है, देखिए बाकी हम प्रयास करते हैं कितना क्वेश्चन तक हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें, बाकी कल जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा ये टेस्ट आपको। हिंद महासागर के द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल, देखिए सब तो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री अक्षांश अलग करता है, बिल्कुल कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पूरी तरह से परवाल निक्षेप से बना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, परवाल से ही बने हैं द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने टोटल 36 द्वीप है, जिसमें 11 द्वीप पे जन आबादी है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, आपको बताई हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, कमेंट करके बताएंगे। आप लोग से 2 प्रश्न है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, 9 डिग्री। और मिनिकॉय और मालदीव को, यहाँ पे मालदीव लिख देते हैं, मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। पर्वतीय दर्रा है और इसको सुमेलित वगैरह करना है, तो ये बिल्कुल फैक्ट ही पूछा गया आपसे। रोहतांग जो है देखिए कुल्लू और लाहौल स्पीति को, तो 1 है तो 3 बन गया। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट बनिहाल दर्रा, ये बन जाएगा आपको श्रीनगर को जम्मू से। जोजिला दर्रा ये बन जाएगा आपको श्रीनगर को लेह से। नाथुला दर्रा ये बन जाएगा आपका सिक्किम को तिब्बत से, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा गलत है, बताइए। गिरिडीह झारखंड है तो करेक्ट है। कोरबा छत्तीसगढ़ ये भी सही है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये भी कोलफील्ड पश्चिम बंगाल में ही है। कोरबा कोलफील्ड छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपको, गिरिडीह झारखंड में, पूरा कोल से समृद्ध है। सिंगरौली जो है आंध्र प्रदेश में, ये गलत हो गया। सिंगरौली कहाँ पड़ता है आपको, मध्य प्रदेश में। हाँ, एक सिंगरैनी क्षेत्र है, वो आपको सिंगरैनी जो है वो आपको पड़ेगा आंध्र साइड। ठीक है, अगला देखिए कथन कारण वाला प्रश्न है, बताना है कौन सा सही होगा। लिखा है काली मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस और जैविक पदार्थ में समृद्ध होती है। देखिए जितना अभी तक इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सब आपको पढ़ाया जा चुका है। एक आपको एनसीईआरटी सीरीज है, वो जाके आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। काली मृदा में स्वतः जुताई की प्रक्रिया का गुण जो है पाया जाता है, बताना है कौन सा सही है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ऑप्शन आप लोग का ये रहा। ए आर सही है, आर ए का व्याख्या कर रहे हैं, ये गलत है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए इसमें आप लोग पहला सही है क्या। काली मृदा जिसको हम लोग रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश तमिल वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको विशेषता वगैरह सब कुछ मैं पढ़ाया था। काली मृदा में चूना लोहा मैग्नीशियम पोटास और एल्युमिनियम इसमें समृद्ध होता है। ठीक है, तो आपका पहला वाला इनकरेक्ट। जुताई की प्रक्रिया का गुण देखने को मिलता है, दूसरा वाला सही है। जैसे में ऑप्शन नंबर ये आपका क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, काली मृदा में चूना लोहा मैग्नीशियम पोटास एल्युमिनियम समृद्ध होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस जैविक पदार्थ की कमी होती है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, ये वन के प्रकार है और वृक्ष प्रजाति है, सुमेलित करना है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये नहीं हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होता है, जहाँ बारिश आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती जहाँ 100 से 200 के आसपास होता है। और इसमें कुसुम आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय कंटक वन, इसमें आपका ऑप्शन जो बन जाएगा ये खैर हो जाएगा, और पर्वतीय में देवदार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये सब चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। हरित क्रांति के संबंध में बताना है कितना कथन इसमें सही है, बताइए। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और इसे गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म अपने कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सही है। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में HIV बीजों की शुरुआत करके हरित क्रांति का नेतृत्व करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो कोई डाउट तो इसे है नहीं इसमें।
1960 के दशक की कहानी आप सभी को पता है। उससे पहले भारत जो है, तो भंडारण तो छोड़ दीजिए, भारत अपना अनापूर्ति भी अपने देश का नहीं कर पाता। ऐसे में हरित क्रांति का प्रयास सबसे पहले 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलांग के द्वारा ही किया गया। तो विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक उन्हीं को बोला जाता है। गेहूं का उच्च उपज वाली किस्म जो है HYV ये आता है, और 1970 के दशक में देखा जाए तो इनको नोबल वगैरह भी दिया जाता है। भारत में बिल्कुल स्वामीनाथन को ही जो है इस प्रयास के लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, विशेषकर गेहूं और चावल के लिए, वृद्धि के लिए उन्हीं को उत्तरदायित्व जो है भारत में दिया जाता है, क्योंकि जो उच्च उपज वाली नई किस्म के बीज आई उन्हीं के समय जो है विकसित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों को वैश्विक चाय उत्पादन के उनके योगदान को अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, श्रीलंका, भारत है, केनिया है और चीन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चीन सबसे पहले, उसके बाद भारत, केनिया और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चाय उत्पादन का बताना था। ठीक है, चीन के बाद तो भारत दूसरे पे है, कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन चीन, उसके बाद भारत। ठीक है, बाकी चाय का उपभोक्ता भी भारत है। भारत में बात करेंगे तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जो है चाय उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए कौन है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक? तो उड़ीसा ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उड़ीसा में ही सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है। नया जो डाटा बताता है 2021 का, ठीक है, ये लगभग 104.63 मिलियन टन का उत्पादन बताता है, जो भारत के कुल उत्पादन का कितना है? 51.17% है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है क्षेत्र संबंधित प्रमुख जनजातीय के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? बताइए, जनजातीय कौन कहाँ रहता है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए, आप पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीना, बार्ली दिया गया है। 2011 के अकॉर्डिंग ही सब आपको बताना है। मध्य क्षेत्र में जो है मुंडा, उराव, संथाल करेक्ट है। उत्तरी में भेटिया, गद्दी, राजी। दक्षिणी क्षेत्र में लेपचा, गिरसिया, चेचू। दक्षिणी में देखेंगे इरूला, टोडा, ये सब लोग रहते हैं, तो यही आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला देखिए, कैंगिंग जो है तमराई जो है लदांग और चेना का तात्पर्य क्या है? बताइए। झूम स्थानांतरित कृषि का परंपरागत पद्धति ही है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, झूम की जो कृषि की जाती है, यानी आपको पता है स्थानांतरित कृषि है एक प्रकार का। तो ब्राजील में देखेंगे इसको रोका नाम देता है, थाईलैंड में जो है तमराई, म्यांमार में तोंग्यो, श्रीलंका में चेना, ये सब जो है नाम वगैरह नामकरण किया जाता है। अगला देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए, कोई डाउट नहीं, इसमें थाईलैंड ही बनेगा प्राकृतिक रबड़ का। देखा जाए योगदान लगभग उसका 4.8 मिलियन मीट्रिक टन है 2022 के अकॉर्डिंग। विश्व उत्पादन का लगभग 31 से 36% उत्पादन अकेले जो है थाईलैंड करता है। भारत की स्थिति क्या है? भारत जो है 5वें नंबर पे है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए और रबी फसलें कौन कौन है ये बता दीजिए। ठीक है, सरसों है आपका, मूंगफली तो नहीं है, यहाँ पे चना 1 और 4। ठीक है, रबी आपको पता है अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, ये जनरली वर्षा पे कम निर्भर होता है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर वगैरह। खरीफ के बारे में पता है, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, इसके विकास के लिए हाई टेम्परेचर और बारिश की आवश्यकता होती है, जैसे धान, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा वगैरह हो गया। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। चलिए एक काम करते हैं, आज थोड़ा मौसम भी खराब है, तो आज हम लोग एक काम करते हैं 50 प्रश्न इसका पूरा कर लेते हैं और कल आपको 100 प्रश्न पूरा करा देंगे इसका। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक शीत महासागरीय जलधारा है? बताइए, आंसर कीजिए। बाकी देखिए, आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ग्रुप में, तो उसको आप लोग लगाते रहें। फुल लेंथ टेस्ट को आज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कल दिया गया था, तो आपको कल एक और दिया जाएगा, आज नहीं, कल दिया जाएगा एक फुल लेंथ का टेस्ट।
सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे दिया जाएगा, आप टेस्ट को ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे OMR सीट पे, और फिर आंसर की आपको दिया जाएगा, मिला लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अपने स्तर पे भी आप लोग करते रहें। शीत महासागरीय धारा क्लियरली दिख रहा है, लेब्राडोर, ठीक है। क्रोएशिया तो गर्म ही है, ब्राजील भी आपको गर्म ही है, ठीक है। अगुलुहास भी गर्म ही है। अगला देखिए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल स्वरूप समांतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौनों के द्वारा बनाए जाते हैं, बताइए। पौनों को सर्क, याडंग, मोरेन और ड्रमलिन। देखिए पौने जो है आकृति, पौनों की दिशा में जो भी नरम चट्टानें आती है उनको काट के और उनको जो है विस्थापित करती है, और ऐसे में देखेंगे तो याडोंग। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल के परतों के बारे में यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी के ओजोन परत का सर्वाधिक संकीर्णीकरण पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे अधिक है। ये तो बात सही है, ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे ज्यादा है, ठीक है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी में ओजोन परत का सर्वाधिक संकीर्णीकरण पाया जाता है। ओजोन परत मुक्तः समताप मंडल में है, तो क्षोभ मंडल में आएगा कैसे, ठीक है। तो ऐसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर केवल 2। शंकुधारी वन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। अफ्रीकन दक्षिणी अमेरिका भूमध्य रेखीय निम्नरेखीय क्षेत्र में, यूरोप के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधो ध्रुवीय क्षेत्र में, दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधो ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक होल के बारे में पूछा गया है, बताइए कौन सा करेक्ट है ब्लैक होल के बारे में। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश इससे मुक्त नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है। सब कुछ गायब हो जाता है वहां पे। ब्लैक होल की इवेंट हेरोजाइन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी गुरुत्वीय कर्षण के बाहर नहीं निकल सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। निम्नलिखित में किस देश से मकर रेखा, देखिए किस देश से मकर रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, विषुवत, ये सब आपको बताया गया है, ये सब पहले ही। बताइए आप लोग किस देश से जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा हम लोग देखे थे 10 देशों से गुजरती है, मैप बना के आपको दिखाया था। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, ठीक है। अफ्रीका में देखे तो नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिणी जो अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, पेरू। पेरू से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब ग्रीनविच पे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री देशांतर पे दोपहर 12 बज रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित थिम्पू भूटान में स्थानीय समय क्या होगा। विषय आसान तो आप सभी के लिए प्रश्न हो नहीं सकता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। देखिए ग्रीनविच 0 डिग्री पे आपको बताई है, और इससे ईस्ट में आप अगर बढ़ेंगे पूरब में, तो 1 डिग्री में कितना बढ़ जाता है आपका, 4 मिनट बढ़ता है। और पश्चिम में अगर जाएंगे तो 1 डिग्री में जो है 4 मिनट आपका माइनस हो जाएगा। ये पूछा है कहाँ पे, पूर्वी, पूरब में। कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4 का करेंगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो 360 में कितना घंटा हो जाएगा, 360 में 60 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 6 घंटा। यानी 12 बज रहा है दोपहर का, तो शाम का 6 बजेगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 PM शाम का हो जाएगा। कोई डाउट तो है नहीं इसमें। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हिमालय, रॉकी, एंडीज या अल्पस। तो देखिए सबसे लंबी पूछा जाए तो एनडीज ही होगी। इसका लंबाई लगभग लगभग देखेंगे 6900 किलोमीटर है। ऊंचा नहीं पूछा गया है, लंबा पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे पश्चिमी किनारे में वेंजुएला से लेके कहाँ, दक्षिण के टिएरा डेल फुएगो तक जाता है, ठीक है। वेंजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, सब में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और देश है, ठीक है। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, बिल्कुल करेक्ट है। मैकमोहन भारत चीन के बीच है। 38वीं जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये भी करेक्ट है। मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ये भी क्या है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। कील नहर निम्नलिखित में से जो है किन दो सागरों को जोड़ती है, कील नहर। देखिए उत्तरी सागर को लाल सागर से, बाल्टिक को काला से, उत्तरी को बाल्टिक से, या एंडियाटिक को भूमध्य से। बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से।
कील नहर। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कितना जो है सही है। ठीक है। ठीक है, पूछा गया है कि टर्नेडा समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में आते हैं, विशेषकर उस क्षेत्र में जहां टर्नेडो एली बोला जाता है। सैफिर जो है सिम्पलसन स्केल का उपयोग टर्नेडा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, जो वायु की गति को संभावित क्षति पे आधारित है। पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है, टर्नेडा सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में आते हैं, विशेषकर टर्नेडा एली नामक क्षेत्र में। ठीक है। दूसरा जो दिया है बिल्कुल सही यहाँ पे नहीं है, मामले टर्नेडा को मापने के लिए फुजीता, ठीक है, फुजीता या उन्नत फुजीता स्केल का उपयोग हम लोग करते हैं, केवल और केवल एक। देखिए हिस्ट्री कंप्लीट आपका हो चुका है, ज्योग्राफी अभी हम लोग देख रहे हैं। स्थानीय पवन है, प्रभावित देश है, बताइए कौन सा सही है। ठीक है। क्या है, लैपटॉप का जो है बैटरी चार्ज उतना है नहीं। ठीक है, चलिए जितना क्वेश्चन करा पाते हैं, बाकी मेरा तो था कि पूरा आपको टेस्ट आज कंप्लीट करा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाकी लेवेचे, लेवेचे जो है स्पेन में। ठीक है, शुष्क जो है धूल भरी पवन है ये। इसके अलावा बात करेंगे अगला, सिरोके, ये आपको भूमध्य सागरीय बेसिन में। जोडो जो है एडीज के पूर्वी ढाल में, उरान जो है मध्य एशिया और रूस में। ये तीव्र जो है ठंडी पवन होती है उरान। ठीक है, जोडो गर्म शुष्क पवन है। अगला देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बंदरगाह है, देश है, सुमेलित कीजिए इसको, कौन से बंदरगाह किस देश के हैं। ई, ईगा रका, ईगा रका तो रूस का। माराकाइबो वेंजुएला का ही है। रॉटरडाम ये नीदरलैंड का। और सेंटोस जो है ब्राजील का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक शब्द का सृजन किया है। पारिस्थितिक शब्द का सृजन, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ही हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के भी थोड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और यहाँ पे सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि शैवाल प्रदूषण मुक्त जल क्षेत्रों में पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण होता है। बताइए सही है क्या। ठीक है, बिल्कुल सही है। जल जो है सुपोषण जल क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार करता है, जिससे जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। इसे बढ़ावा कैसे मिलेगा, जलीय विविधता का ह्रास होगा। ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। ये आपको राष्ट्रीय उद्यान है, सुमेलित वगैरह करना है कौन कहाँ का है। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है आपको, तो हुंगल। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है आपको, एशियाई शेर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको नीलगिरी तहर। एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारतीय जो है गेंडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक हाल के दशकों में प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा बना हुआ है, बताइए। प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा, पर्यटन और मतंग गतिविधियों में प्लास्टिक प्रदूषण, महासागरीय सतह का बढ़ता तापमान और महासागरों का घटता पीएच मान, विवर्तनिक परिवर्तन के कारण महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, इक्विलिब्रियम व्यापार के लिए अलंकृत जो है रिप मत्स्यों का अत्यधिक दोहन। तो देखिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, महासागरीय सतह में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दूसरा महासागरों का जो पीएच का मान घटना। कौन सी प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के क्रमिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता का व्याख्या करती है। जय उपचार, जय संचय, जय अपघटन, जय अवर्धक ही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत मामले का निपटान नहीं करता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस मामले के अंतर्गत निपटान नहीं करता है। देखिए जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत करता है, वायु प्रदूषण 1981 भी, पर्यावरण 1986 भी। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया है, इसके तहत मामला का ये निपटान जो है नहीं करता है। एनजीटी के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया है। पृथ्वी के संवहनीय ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। अब यहाँ से आपका साइंस शुरू हो गया। ठीक है, जाइलम जड़ों और पत्तियों के बीच द्विदिशीय रूप से जल और खनिजों का परिवहन करके, जबकि फ्लोएम केवल जड़ों से पत्तियों तक भोजन परिवहन करता है। बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। जाइलम के बारे में आपको बताइए, केवल जड़ों से
पत्तियों के जल और खनिज का परिवहन करता है, द्विदर्शी नहीं करता है, ठीक है, द्विदिशीय नहीं होता है, ठीक है। फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों के अन्य भागों से पहुंचाने का काम करता है, जड़ों से पत्तियों तक नहीं करता है, इसलिए इनकरेक्ट था। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी ऊतक है, लेकिन केवल फ्लोएम ही प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेवार होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा पादप या प्राणी कोशिका के संबंध में सही है, बताइए। पादप कोशिकाओं में तारकत्व उपस्थित होता है परंतु लवक अनुपस्थित होता है पादप में, बताइए, तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। लवक तो पादप में उपस्थित होता है, पादप में। प्राणी कोशिका में तरक का अनुपस्थित होता है परंतु लवक मौजूद होता है, दोनों का दोनों इनकरेक्ट है, उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए, कोशिका भित्ति कहाँ होता है, प्राणी में नहीं होता है, पादप में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लवक जो है प्राणी में अनुपस्थित होता है, बल्कि लवक क्या काम है, कलर देना, तो पौधों में उपस्थित होता है, ठीक है। तरकाय उपस्थित होता है किसमें, प्राणी में, और पौधों में जो है नहीं होता है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जो है अपास्थानिक मूलों वाले पौधों का उदाहरण नहीं है। अपस्थानिक मूल यानी मूल जो है मूलांग सिरों के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से उत्पन्न होता है, ये कौन सा है, सरसों, ठीक है। अगला देखिए, चलिए 50 तक बोले हम लोग, 65 तक पहुंच गए, और देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा जो है आभासी फल का उदाहरण नहीं है। आभासी फल का उदाहरण नहीं है, ये सेब, नाशपाती, आम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक फल किसको बोलते हैं, जो केवल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है। अंडाशय से अंदर बीज बनता है, फिर उसके भीतर जो है परिपक्व होकर फल विधि में बदलता है, जैसे आम, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग 65 तक देख लिए हैं, बाकी जितना बचा हुआ है ना 66 से लेके 150 तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर को शेयर वगैरह कर देंगे आप लोग, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।